एपिसोड नंबर 200 की स्टार्टिंग होती है और यान के उस रूम से चले जाने के बाद मिंग जियाओ फू जिनचेन के ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, फू जिनचेन तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे शरीर से अभी जहर बाहर निकाल देता हूँ। फिर फू जिनचेन कहता है तुम ऐसा कैसे करोगे? फिर मिंग जियाओ कहता है निश्चिंत रहो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना ईमानदारी से काम करूंगा और तुम्हारे शरीर से जहर का एक एक कतरा बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर फू जिनचेन अगर तुमने इसमें मेरा सहयोग नहीं किया तो इसका बुरा परिणाम हो सकता है। और फिर फू जिनचेन उससे कांपते हुए कहता है दूर रहो तुम मुझसे। और फिर मिंग जियाओ उसकी शर्ट उतारने लगता है और तभी फू जिनचेन कांपते हुए कहता है मिंग जियाओ दूर रहो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में आधे घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मिंग जियाओ यान से कह रहा होता है, यान अब मैं थक चुका हूँ और अब तुम उसे जाकर देख सकती हो और यान तुम उसे इस एंटीडोट को पानी में मिलाकर दे देना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब यान कहती है हाँ ठीक है। और मिंग जियाओ की बातें सुनते ही फू जिनचेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मिंग जियाओ तुम्हारे पास एंटीडोट था तो तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया? तब मिंग जियाओ से जीभ दिखाते हुए कहता है फू जिनचेन मैं तो बस तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम इसे मेरी फीस समझो। और वहीं यान शांत खड़ी हुई होती है और फिर फू जिनचेन उससे कहता है तुम कमीने। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फू जिनचेन और यान कार में होते हैं और फू जिनचेन यान से कह रहा होता है, यान तुम कब तक वहाँ घर पर रहने वाली हो? तब यान कहती है मेरे डैड की अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है और वो घर आए हैं तो मैं कुछ दिन घर पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं ये अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकूँ कि उनकी बॉडी पहले से बेहतर हो चुकी है और मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैं वहाँ पर कितने दिन रहने वाली हूँ। और फिर फू जिनचेन कहता है तुम मुझे बता देना कि तुम कब वापस आने वाली हो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर यान गेट खोलती हुई कहती है हाँ ठीक है। तभी फू जिनचेन उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, यान तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, क्या तुमको मेरी याद नहीं आएगी? फिर यान कहती है फू जिनचेन। और फिर फू जिनचेन कहता है यान मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस तरह मुझे छोड़कर जाओ। और फिर तभी वो उसे किस करने लगता है और फिर यान हाँफती हुए उससे कहती है फू जिनचेन तुम रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर फू जिनचेन यान की नेक पर बैठ करते हुए उससे कहता है यान हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अब अपने डैड के घर रहने जा रही हो और ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी यान हिचकिचाती हुई कहती है रुक जाओ फू जिनचेन, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और फिर फू जिनचेन शुरू हो जाता है और यान कांपती हुई कहती है फू जिनचेन प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान कह रही होती है फू जिनचेन तुम। और यान फू जिनचेन को देख मन में कह रही होती है, उसकी आंखें मुझे ये बता रही है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, एक दिन तो क्या एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, मुझे अपने डैड के यहाँ जाना ही होगा उनकी देखभाल करने के लिए। और फिर वो फू जिनचेन से कहती है फू जिनचेन तुम चिंता मत करो, मैं बस अपने डैड के यहाँ कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज्यादा याद आई तो हम दोनों वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर फू जिनचेन कहता है यान सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारे डैड से जलन हो रही है, आखिरकार ऐसा क्यों? और यान बस तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रहो। और ये कहती है वो यान के नेक पर बाइट करने लगता है और वहीं यान हिचकिचाती हुई कहती है फू जिनचेन। और फिर तभी अचानक उन्हें किसी का साउंड आता है और यान बाहर देखने लगती है और बाहर देखते हुए वो मन में कहने लगती है, अरे नहीं ये तो एक गार्ड है जो कि पेट्रोलिंग कर रहा है। और फिर फू जिनचेन चैन की सांस लेते हुए यान को कोट पहनाते हुए कहता है यान मुझे माफ करना, मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें घर के अंदर जाना चाहिए। फिर यान कहती है फू जिनचेन क्या तुम घर के अंदर चलकर मेरे साथ एक कप चाय नहीं पीना चाहोगे? और फिर फू जिनचेन कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर चला ना तो हो सकता है कि मैं तुमको उठाकर बाहर ले आऊं और अपने घर ले जाऊं। उसकी ये बातें सुन यान हंसने लगती है और फिर फू जिनचेन उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है बेवकूफ लड़की, तुम ये बात नहीं जानती हो कि मैं कितनी ज्यादा मनमानी कर सकता हूँ। और फिर यान कहती है तो फिर चलो अब चलती हूँ मैं, मिलते हैं फिर। तब फू जिनचेन थोड़ा उदास होती हुई कहता है हाँ ठीक है मिलते हैं फिर। और फिर यान वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है फू जिनचेन मैं अपने डैड की बॉडी की स्थिति देख लेने के बाद मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। और वहीं फू जिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है ठीक है यान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट तरह नेक्स्ट डे कंपनी के अंदर शेन मिंग जियाओ और शेन विंगर फू जिनचेन से कह रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने की क्या फर्स्ट एनिवर्सरी और उसके लिए गिफ्ट।
तब फूजिनचेन कहता है हाँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या तुम दोनों इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और मन में कहते इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता। और फिर मिंगजियाओ कहता है फूजिनचेन तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक आइलैंड खरीद लो और पूरे जमीन पर फूल बिछा दो और फिर उसको वहाँ पर हेलीकॉप्टर से ले जाओ, ये कैसा रहेगा। और फिर विंगर कहता है हाँ और इसी के साथ साथ आप उनके फ्रेंड और फैमिली को भी ले जा सकते हो। और फिर फूजिनचेन कहता है मिंगजियाओ क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि अभी हम कुछ दिन पहले एक आइलैंड पर खो गए थे और इसके अलावा मेरे ससुर अभी अभी ठीक हुए हैं, वो कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर मिंगजियाओ कहता है तो फिर तुम उनके घर पर ही ये सब क्यों नहीं करते। और फिर विंगर कहता है हाँ ये सही रहेगा और इसी के साथ साथ उनके दोस्त और परिवार इस प्यार के गवाह बनेंगे। उनकी ये बातें सुन फूजिनचेन शांत हो जाता है और फूजिनचेन उन दोनों की बातें सुन थक हार कर कहता है रहने भी दो, तुम दोनों व्यक्ति जो कि अनमेरिड है, इस बारे में मुझे तुम दोनों से ये पूछना ही नहीं चाहिए था। फूजिनचेन की ये बातें सुनते ही वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और मिंगजियाओ गुस्से से कहने लगता है मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जाकर उसके ऐस पर एक लात मारूं। फिर विंगर भी कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ और मैं भी आपका साथ दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट तरफ एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिंगयाओ से कह रही होती है जिंगयाओ तुम और ड्रिंक क्यों नहीं करते। और फिर तभी जिंगयाओ गुस्से से ग्लास को टेबल पर पटकता है और मन में कहने लगता है ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, लगता है कि वो मुझे सीरियसली नहीं लेती। तभी वहाँ से लिंगयान गुजरने लगता है और उसे देख मन में कहने लगता है जिंगयाओ यहाँ पर, और वो तो गाउसिया का बेटा है ना, जब उसकी माँ जेल में है तो वो यहाँ पर बैठकर वाइन क्यों पी रहा है भला। और फिर तभी जिंगयाओ के बाजू में बैठी लड़की कहती है क्या हुआ जिंगयाओ, लगता है तुम्हारा आजकल मूड खराब है। फिर जिंगयाओ से धक्का देते हुए कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। कि ये सब बातें सुन लिंगयान स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक्शन लेते हो या नहीं, लेकिन मैं तब भी तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लिन यान और मिंगजियाओ आपस में गेम खेल रहे होते हैं और वहीं लिन यान मिंगजियाओ से कहता है तुम फिर से $1 मिलियन हार गए। और वहीं उसकी बाजू में बैठी लड़की कहती है बहुत ही बढ़िया लिन यान। और वहीं जिंगयाओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे 2 बार जीतना चाहिए था, तुमने जरूर कुछ ट्रिक लगाई होंगी। और फिर लिन यान कहता है तुम बहुत ही बुरी तरह हारे हो और वैसे क्या तुम्हारे पास $1 मिलियन है देने के लिए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। फिर जिंगयाओ कहता है बकवास करना बंद करो और मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तभी लिन यान उसके पास आते हुए कहता है हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे, तो मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे डाल सकता हूँ भला, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे तुम्हारी बहन पे बहुत ही लंबे समय से क्रश है, लेकिन उसने कई बार मुझे ठुकरा दिया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बता दो कि उसका ठिकाना कहाँ पर है। कि ये बात सुनते ही जिंगयाओ चौंकते हुए मन में कहता है क्या यान। और फिर लिन यान कहता है और इसके अलावा तुम उसके साथ ही रहते हो तो तुम्हारे लिए उसकी कुछ नेकेड फोटो लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर तुम वो फोटोज लाकर मुझे दे देते हो तो तुम्हें $1 मिलियन मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में यान के डैड का घर दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन यान को लेने के लिए आया हुआ होता है और वहीं यान उससे कह रही होती है फूजिनचेन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अभी कुछ दिन खुद ही स्कूल जा सकती हूँ, मैं मुझे हर दिन यहाँ पर लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। अब फूजिनचेन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास समय था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तभी यान की नजर बाजू में पड़ती है और हैरानी से मन में कहने लगती है जिंगयाओ। और यान जिंगयाओ के चेहरे पर चोट लगी देख उससे कहने लगती है जिंगयाओ तुम्हारे ये चेहरे पर चोट कैसे लगी। तब जिंगयाओ उससे कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर यान फूजिनचेन से कहती है कल रात वो घर नहीं आया और अब वो आया है और इस तरह घायल होकर, तो मुझे जाकर उससे पूछना होगा कि आखिरकार उसे ये चोट कैसे लगी। तब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगयाओ बेड पर लेटे हुए मन में कह रहा होता है मुझे लिन यान को 10 लाख युआन देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ यान आती हुई कहती है जिंगयान ये सब क्या हो रहा है, क्या तुमने फिर से किसी से झगड़ा किया। ये सुनते ही जिंगयाओ चिल्लाती हुई कहता है फिर से झगड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है, और ये सब जो कुछ भी हुआ है सिर्फ ये तुम्हारी वजह से है। ये सुन यान हैरानी से कहती है क्या मेरी वजह से। फिर जिंगयाओ मुंह फेरते हुए कहता है और वैसे भी मैं हमेशा से तुम्हारी नजरों में एक बच्चा रहा हूँ। और तभी जिंगयाओ के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है मुझे पे बैक करो। और यान वो मैसेज पढ़ते ही मन में कहने लगती है क्या पे बैक करे। और यान को फोन उठाता देख
जिंगयाओ चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरा फोन वापस कर दो। फिर यान चिल्लाती हुई कहती है क्या जिंगयाओ तुम्हारे पास $1 मिलियन है और तुमने एक ही रात में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और फिर जिंगयाओ कहता है लिनयान ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी नेकेड फोटो चाहता है, इसके बदले वो मुझसे $1 मिलियन नहीं लेगा। और ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और फिर मेरी उससे लड़ाई हो गई। और वैसे भी मेरे पास $500,000 है और मैं बाकी का कहीं से अरेंज कर लूंगा। उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है लिनयान मुझे नहीं फंसा पाया, तो इसीलिए उसने जिंगयाओ को फंसाने की प्लानिंग बनाई। और फिर यान जिंगयाओ के सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर जिंगयाओ कहता है मुझे इसमें तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। और फिर यान स्माइल करती हुई कहती है और वैसे जिंगयाओ मुझे ना सेल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसे इस तरह देख एक सेकंड के लिए वो शांत हो जाता है और फिर वो उसका हाथ झटकते हुए कहता है तुम मुझे टच मत करो, तुम मेरी बहन नहीं हो। ये सुनते ही यान को गुस्सा आने लगता है और वो मन में कहने लगती है वो अभी भी एक बच्चा ही है। और फिर सीन सिर्फ टूतरा में यान कार में दिखाई जाती है जहाँ वो फूजिनचेन से कह रही होती है तो फूजिनचेन ये सब हुआ और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिंगयाओ इतना ज्यादा भरोसेमंद होगा। फिर फूजिनचेन कहता है तो फिर कहो आगे क्या करना है। तब यान हैरानी से कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है फूजिनचेन। तब फूजिनचेन कहता है तो तुम उसका कर्ज चुकाने में उसकी किस तरह मदद करने वाली हो। और फिर यान कहती है वैसे मेरे पास कुछ स्कॉलरशिप का अमाउंट पड़ा हुआ है और मेरी कुछ सेविंग्स भी है, अगर वो सब भी अमाउंट काफी नहीं होगा तो मैं फिर से कोई नौकरी कर लूंगी। सुनते ही फूजिनचेन कार को रोक देता है और फिर वो उससे कहने लगता है हम स्कूल पहुंच चुके हैं। और फिर यान हैरानी से उससे कहती है क्या हुआ फूजिनचेन, क्या तुम परेशान हो। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान आखिरकार मैं तुम्हारा कौन हूँ, जब भी तुम मुसीबत में होती हो तो सबसे पहले तुम मुझसे मदद क्यों नहीं मांगती। तब यान उससे कहती है नहीं फूजिनचेन तुम मुझे गलत समझ रहे हो और तुमने मेरी तो बहुत ज्यादा मदद की है और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह है। और बात दरअसल ये है कि मैं तुमको तब तक परेशान नहीं करना चाहती जब तक मैं इसे खुद नहीं संभाल सकती। कि ये बातें सुन फूजिनचेन मन में कहने लगता है यान अभी भी यही सोचती है कि वो मुझसे मदद मांगेंगी तो इससे मुझे परेशानी होगी। फिर वो उससे कहता है ठीक है यान मैं समझ गया और मुझे कुछ दिनों के लिए काम है तो इसलिए मैं तुमको लेने नहीं आ पाऊंगा। फिर यान कार से उतर जाती है और फूजिनचेन कार लेकर वहाँ से चला जाता है और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। और फिर सीन शिफ्ट तरह में लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ जियाओ कह रही होती है हमारी बातों से तो ऐसा लगता है कि सच में फूजिनचेन पागल हो चुका है। फिर यान कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीजों में उसे परेशान करना चाहिए जिसे मैं खुद संभाल सकती हूँ। और अब भले ही हम एक कपल है और अब तो वो मेरे कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा। फिर वो रोती हुई कहती है जियाओ जियाओ क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया। और फिर जियाओ जियाओ कहती है यान क्या तुमको हमेशा ऐसा लगता है कि तुम जब भी उस पर निर्भर होंगी तो उस पर बोझ डालोगी और अंत में इससे तुम दोनों के रिश्ते में परेशानी पैदा होंगी। यान कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। फिर जियाओ जियाओ कहती है तुम अपने परिवार के प्यार के बिना बड़ी हुई हो और तुमको कम उम्र में ही आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ मैं फूजिनचेन की फीलिंग्स को भी समझ सकती हूँ। यान कहती है क्या उसकी फीलिंग्स। जियाओ जियाओ कहती है यान अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम उसको अपने समर्थन की तरह नहीं देखोगी तो वो असहाय और निराश हो जाएगा। दरअसल वो अभी तुमसे नहीं बल्कि खुद से निराश है। अब यान कहती है अच्छा तो ये बात है तो मुझे क्या करना चाहिए। जियाओ जियाओ कहती है अगर तुम उसको बहकाओगी और उसके सामने एक अच्छा सा सीन दिखाऊंगी तो ये कैसा रहेगा। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या सच में। और फिर सीन शिफ्ट तरह में फू ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ कह रही होती है तुम अपनी आवाज धीरे रखो, मास्टर फूजिनचेन का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर हमें फूजिनचेन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फोन पर यान का मिस कॉल आता देख मन में कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ और क्या सच में यान को मेरी परवाह है। जब मैं मीटिंग रूम में था तो मैंने यान की कॉल मिस कर दी और फिर दोबारा उसने कॉल नहीं किया। अरे नहीं मैं कब से इतनी जल्दी घबराने लगा। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर यान एंटर हो रही होती है और उसे एंटर होता देख वहाँ खड़े लोग हैरानी से कहने लगते हैं आखिरकार ये लड़की कौन है और मैंने सुना है कि ये मास्टर फूजिनचेन से मिलने आई है। उसकी बात सुन दूसरी लड़की कहती है क्या मास्टर फूजिनचेन के लिए वो यहाँ आई है, लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वहीं यान उन लोगों की बातें सुन लेती है और उनसे कहती है क्योंकि मैं यहाँ पर माफी मांगने आई हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ क्या करता है, लेकिन मैं तो उससे माफी
माफी मांग कर ही रहूंगी। उसकी ये बातें सुन वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं क्या वो सचमुच खुद के लिए परेशानी पैदा करने जा रही है। और यान फू जिनचेन के ऑफिस में एंटर होती है और उसे देख मन में कहने लगती है क्या वो सो रहा है। और वहीं फू जिनचेन का मुंह दूसरी ओर होता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ आने की। उसकी ये बातें सुन यान चौंक जाती है और मन में कहने लगती है फू जिनचेन उसकी इतनी कठोर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी क्योंकि वो हमेशा मुझसे प्यार से बात करता है। फिर यान उससे कहती है फू जिनचेन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। की आवाज सुनते ही फू जिनचेन भी चौंकती हुए मन में कहता है क्या यान ये तुम हो। और फिर फू जिनचेन उससे कहता है यान तुम क्या कहना चाहती हो और तुमने कभी भी मुझे कुछ नहीं समझा और तुम्हें ये सब करने के लिए खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है यान। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है वो अभी भी मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और फिर वो उससे कहती है जब मेरी मॉम की डेथ हो गई और फिर उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और तब मेरे डैड मेरे आसपास नहीं थे और इसीलिए मैंने कभी भी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि इससे मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। और फिर वो जोर जोर से रोती हुई कहती है और इसीलिए फू जिनचेन सब कुछ खुद करने की मुझे आदत पड़ चुकी है और इस दौरान मैं ये नहीं समझ पाई कि इससे तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंच रही है तो प्लीज फू जिनचेन ये सब चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था जब फू जिनचेन मुझसे गुस्सा हो जाएगा तो मैं इतना ज्यादा दुखी हो जाऊंगी और मैंने उसकी जितनी ज्यादा कल्पना की थी मैं उससे कहीं ज्यादा उसकी परवाह करती हूँ। और वहीं बेटा फू जिनचेन उसे रोता देख शांत बैठा हुआ होता है और वहीं यान पीछे घूमती हुए कहने लगती है यही वो सब है जिसे मैं सहज कर रखना चाहती हूँ और तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ फू जिनचेन मुझे माफ कर देना और अब मैं चलती हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है तभी फू जिनचेन उसके पास आकर उसे रोक लेता है और यान हैरानी से कहती है फू जिनचेन। और तभी फू जिनचेन उसे किस करने लगता है और वहीं यान उसे किस करता देख मन में कहने लगती है फू जिनचेन उसने मुझे इतनी कसकर पकड़ा हुआ है कि ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा उत्तेजित है। फू जिनचेन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर फू जिनचेन कहता है यान तुम रोना बंद करो और ये सब मेरी ही गलती है मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और ना ही तुम्हें रुलाना चाहिए था इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं तुम्हारा अतीत अच्छी तरह से जानता हूँ यान इसके लिए मुझे माफ कर दो यान। अब यान कहती है फू जिनचेन और फिर वो मन में कहने लगती है तो ये सब चीजों के लिए वो खुद को दोषी मान रहा था वो कितना ज्यादा बेवकूफ है। फिर यान कहती है तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए था चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तब फू जिनचेन कहता है तो तुम्हें सच में पता चल गया कि मैं क्यों गुस्सा हो गया था। फिर यान कहती है मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए भले ही मुझे उसका कारण ना पता हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुन फू जिनचेन ब्लश करते हुए कहता है यान। और यान की बातें सुन फू जिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है मैं भी ये नहीं जानता कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया बेवकूफ लड़की। और फिर फू जिनचेन यान को किस करने लगता है और वहीं यान भी मन में कहने लगती है मैं भी इसे एंजॉय कर रही हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ही साथ बिताना चाहती हूँ फू जिनचेन। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान हैरानी से कहती है ये तो फू जिनचेन की बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है ना लेकिन कब से यहाँ पर एक ओपन बार बन गया। विंगर कहता है मास्टर फू जिनचेन ने कहा कि वो आज आपके साथ डिनर करना चाहते हैं तो प्लीज मिसेस यान आप बैठ जाइए मास्टर फू जिनचेन काम खत्म होने के बाद यहीं पर आएंगे। अब यान कहती है हाँ ठीक है। वहीं विंगर वहाँ से जाते हुए मन में कहने लगता है सब कुछ रेडी है चलिए अब इसे शुरू करते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है और यान उसे देख हैरानी से मन में कहने लगती है क्या एक चॉपर। उस चॉपर से फूल भी गिर रहे होते हैं और यान उन फूलों को देख मन में कहने लगती है सच में ये कितना ज्यादा सुंदर है। फू जिनचेन तो आज के दिन उसने ये सब तैयारी की है। और फिर फू जिनचेन नीचे उतरता है और यान के हाथों को किस करते हुए उससे कहता है यान क्या तुमको याद है आज से ठीक 1 साल पहले हम दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यान कहती है हाँ फू जिनचेन मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है। और फिर फू जिनचेन कहता है और आज का ये दिन हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। और वहीं पीछे जिंगयाओ और विंगर उदास खड़े हुए होते हैं और फिर जिंगयाओ उदासी से कहता है आखिरकार हमने हमारा मिशन पूरा कर ही लिया है ना। विंगर कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर फू जिनचेन से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बजाय उनकी वाइफ के और अब मुझे जाकर चॉपर वापस लौटाना चाहिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर सीन
सिर्फ उत्तर में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन शावर ले रहा होता है और वहीं यान खुद को तैयार करते हुए मन में कह रही होती है मुझे इस एनिवर्सरी पे फूजिन चेन के लिए कुछ करना चाहिए। जब फूजिन चेन बाहर आएगा तो मैं अपना प्लान शुरू कर दूंगी। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है जिंगयाओ ने मुझे कॉस्प्ले करने को कहा लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन हमारी इस एनिवर्सरी के लिए फूजिन चेन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सबसे पहले मैं उससे माफी मांगूंगी। चलो भी यान तुम ये कर सकती हो। फिर फूजिन चेन हमें बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो मन में कह रहा होता है यान कहाँ पर है। तभी रूम का गेट खुलता है और यान एंटर होती हुई कहती है वेलकम सर, आपका इस उड़ान में स्वागत है। और फूजिन चेन उसकी ये ड्रेस देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है वो इस ड्रेस में सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये ड्रेस उसकी बॉडी पर निखार ला रही है। फिर फूजिन चेन उससे कहता है तो क्या इस उड़ान के लिए क्या कोई खास सेवा है मेरे लिए। और फिर वो मन में कहने लगता है चलो यान मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है वो इतनी जल्दी किरदार में ढल जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और क्या उसने इससे पहले भी ये खेल कभी खेला है। और यान फूजिन चेन से कह रही होती है सर पानी जिसका आपने ऑर्डर दिया था इसे एंजॉय करिए। और उसे देख फूजिन चेन मन में कहने लगता है उसे देख ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऐसा करने में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। फिर फूजिन चेन उस कप को उठाते हुए कहता है शुक्रिया, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। और फिर वो पूरा पानी खुद पर गिरा लेता है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम अगली बार मुझे ठंडा पानी दे सकती हो। फिर वो मन में कहता है मैं गलत था, वो इसमें बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं है। और फिर यान घबराती हुई उसके पास आती हुई कहती है मुझे माफ करना, मैं गलती से गर्म पानी का कप ले आई, क्या इससे तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर फूजिन चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है दरअसल अगर तुम मुझे किस करोगी तो ये ठीक हो जाएगा। वहीं यान उसे देख ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है नहीं मैं उसके ये सुंदर चेहरे से उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो सकती। और फिर यान तुरंत वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है थोड़ा सा रुको अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। और फूजिन चेन हैरानी से कहते हैं क्या। और वहीं दूसरी तरफ यान मेडकिट के बॉस को देख मन में कहने लगती है आखिरकार ये मिल ही गया। और फिर वो दोबारा फूजिन चेन के पास आती है और उससे कहती है इससे तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है लेकिन सहन करना। और वहीं फूजिन चेन उसे देख मन में कहने लगता है क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही है। और फिर यान उसके घाव पर मलम लगाने लगती है। तब फूजिन चेन उससे कहता है बस ठीक है इतना काफी है। अब यान कहती है नहीं इसे अच्छी तरह से लगाना होगा ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। तो मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से मलम लगा दिया है, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और फिर तभी फूजिन चेन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है चिंता मत करो ये उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और बताओ आगे अब तुम क्या करना चाहती हो। कि ये बात सुनते ही यान थोड़ा चौंकती है और मन में कहने लगती है अरे नहीं मैं उसके घाव को ठीक करने में इतना ज्यादा खो गई थी कि मैं तो एक नर्स के रूप में काम करना भूल ही गई। फिर से यान तुरंत वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है 1 मिनट रुकना मैं फिर से लौटूंगी। उसे भागता देख फूजिन चेन कहता है रुक जाओ यान। लेकिन यान उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और वहीं फूजिन चेन मन में कहने लगता है सचमुच उसे ये गेम खेलना आता भी है कि नहीं। और फिर यान एक टीचर बनकर आती है और उससे कहती है हमारे पास 10 मिनट है इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और अगर तुम गलत जवाब देते हो तो इसके बदले तुमको सजा दी जाएगी। फिर यान उसे वो पेपर दे देती है और वहीं फूजिन चेन उदास होती हुए मन में कहने लगता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सच में मुझे टेस्ट देने के लिए कह रही है और इसके अलावा वो मेन पॉइंट भूल रही है। वहीं यान फूजिन चेन को देखते हुए मन में कह रही होती है ये बहुत ही कठिन पहेलिया है जिसे मैंने इंटरनेट से खास तौर पर तुम्हारे लिए निकाला है। इसका कोई रास्ता नहीं है फूजिन चेन की जिससे तुम इन सभी पहेलियों का उत्तर दे सको। और फिर सीन सिर्फ की तरह में 10 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उस टेस्ट पेपर को देख यान कांपती हुई कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता ये इम्पॉसिबल है, तुमने इतने कठिन सवालों का जवाब कैसे दिया। फिर यान थक हार कर बेड पर गिरती हुई कहती है ये स्टूपिड गेम सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है और इस गेम में कुछ भी फन जैसा नहीं है। और वहीं फूजिन चेन उसे देख हंसते हुए कहने लगता है ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मेन पॉइंट भूल गई। फूजिन चेन एक बॉक्स निकालता है और यान से कहता है ये देखो यान। और फिर वो यान का हाथ उठाते हुए उस बॉक्स पर रखने लगता है और यान हैरानी से कहती है ये क्या है। और फिर फूजिन चेन अपना भी एक हाथ उस बॉक्स पे रखते हुए कहता है हम इस बॉक्स पर अपने हाथों के निशान बना सकते हैं और हमारी ये एनिवर्सरी और हमारे प्यार की ये निशानी बनेगी और हम इस बॉक्स को हमारे नए घर में सजा कर रखेंगे। फिर यान कहती है तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन और मैंने सोचा कि मैंने इस सालगिरह को बर्बाद कर दिया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। फिर फूजिन चेन कहता है बेवकूफ मत बनो, ये गेम कॉस्प्ले का नहीं बल्कि शेड्यूस करने का था। तुमने शुरू से ही इस गेम को बहुत ही बढ़िया खेला। और मिस
मिस यान, मुझे लगता है कि मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है, तो इसके बदले आपको मुझे इनाम देना चाहिए। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या इनाम? किस तरह का इनाम? फूजिन चेन कहता है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे सिर्फ एक ही इनाम चाहिए। और फिर वो यान को बेड पर गिरा देता है और यान ब्लश करते हुए कहती है, फूजिन चेन। और वहीं फूजिन चेन उससे कह रहा होता है, यान तुम सच में अभी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। और फिर वो उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे लिए वो बेवकूफी भरा खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है यान। और फिर यान घबराते हुए मन में कहती है, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कि ये हमारा पहली बार है, और इसी के साथ साथ मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही है। फिर फूजिन चेन कहता है, बेवकूफ लड़की, मेरी तरफ देखो और मेरा नाम पुकारो। तब यान उसकी ओर देखती हुए कहती है, फूजिन चेन। और फूजिन चेन उसकी शर्ट खींचते हुए कहता है, सच में वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। और तभी यान उसे देख चौंकते हुए मन में कहती है, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। फिर फूजिन चेन उसकी नेक पर बाइट करते हुए उससे कहता है, जब से तुमने ये खेल शुरू किया है तब से मैंने खुद पर कंट्रोल रखा है, लेकिन अब और नहीं। और वहीं इसी दौरान यान उससे कह रही होती है, फूजिन चेन मुझे इचिंग हो रही है। और फिर फूजिन चेन कहता है, यान ये वो इनाम है जो तुमने मुझे देने का वादा किया था, और ये इसी के साथ ये तुम्हारी सजा भी है मुझे बहकाने के लिए। फिर यान हाँफती हुई कहती है, तुम ये सब के लिए मुझे दोषी नहीं दे सकते, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। और फिर फूजिन चेन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा और अगली बार तुम अभी से कई ज्यादा बेहतर होंगी। और यान तुम ये बात नहीं जानती हो कि तुम कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और इसीलिए मैं तुमको सजा दे रहा हूँ। और वहीं यान चिल्लाने लगती है। और फिर फूजिन चेन कहता है, यान। और फिर वो मन में कहने लगता है, यान मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, और मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करता रहूंगा यान। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ फूजिन चेन कार का गेट खोलता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आइए प्रिंसेस। और फिर यान फूजिन चेन का हाथ पकड़ कार से बाहर निकलती हुए कहती है, ये होटल तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, यान तुम इस दुनिया की हर एक वो चीज की हकदार हो जो कि खूबसूरत है, और अब चलो यान अंदर चलते हैं। तब यान कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों उस होटल के अंदर एंटर होते हैं और यान इधर उधर देख कहने लगती है, यहाँ पर सभी लोग इतना सज धज कर क्यों आए हैं, वो भी खाना खाने के लिए। तब फूजिन चेन कहता है, व्यापारी जगत के सभी इम्पोर्टेंट लोगों को मेरे डैड ने इनवाइट किया है यहाँ पर, और हम उनके साथ यहाँ पर डिनर करने वाले हैं। तब यान कहती है, क्या सच में? और फिर वो मन में कहने लगती है, ओ माई गॉड, सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे साथ खाना खाने वाले हैं, और ये सच में बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, और मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। फिर फूजिन चेन कहता है, यान इतनी भी चिंता मत करो, मैं सर्कल के सभी लोगों से तुमको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसकी ये बात सुन यान हैरानी से कहती है, क्या सर्कल के सभी लोगों से? फिर फूजिन चेन कहता है, यान अब जब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो तो तुमको फू परिवार के बिजनेसमैनों के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। और फिर यान ब्लश करती हुई कहती है, फूजिन चेन क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उनके बारे में सब कुछ जान लूं? फिर फूजिन चेन उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, वो सब अब हमारा पैसा है। उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है, वो हमेशा मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार रहता है। और फिर यान उसे गले लगाती हुई कहती है, फूजिन चेन तुम जैसा मुझे हस्बैंड मिला है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और फिर फूजिन चेन कहता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तब तक नहीं बनता जब तक उसे प्यार नहीं मिल जाता। फिर यान कहती है, तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे सुंदर चेहरे पर मोहित हो चुके हो क्योंकि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ? ये बातें सुन फूजिन चेन उससे कहता है, क्या तुम हमेशा खुद के चेहरे को ऑब्जर्व करती रहती हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो यान। और फिर यान चिल्लाती हुई कहती है, तो क्या फूजिन चेन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दिन भर तुम्हारे दिमाग में मेरी बॉडी के ख्याल आते रहते हैं? उसकी बातें सुन फूजिन चेन 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और फिर वो उससे कहता है, हाँ यान ऐसा सोचने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर यान कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी नजरों में परफेक्ट नहीं हूँ? और ये कहकर वो मुंह फुला लेती है। और फिर फूजिन चेन कहता है, बेवकूफ मत बनो, तुम हमेशा से ही परफेक्ट थी यान, और खासकर तब जब तुम बहुत ही ज्यादा ब्लश करती हो। और फिर वो उसके क्लोज जाते हुए कहता है, ठीक है यान अब गुस्सा करना बंद करो। और फिर वो यान को किस करते हुए मन में कहने लगता है, यान आज तुम यहाँ पर मेरी पत्नी के रूप में हो, और आज मैं यहाँ पर हम दोनों की शादी की तारीख की अनाउंसमेंट करूंगा, और शादी कर लेने के बाद हम उस प्राइवेट आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई थी, और हम वहाँ पर एक विला में रह सकते हैं। और फिर
वो यान से कहता है चलो यान अब चलते हैं। अब यान कहती है हाँ ठीक है चलो। फूजिनचेन और यान अंदर जाने लगते हैं और वहीं फूजिनचेन मन में कहने लगता है यान उस प्राइवेट आइलैंड पर हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर समुद्र तट पर चलेंगे और समुद्र को बताएंगे कि हम दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। और फिर तभी यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और कहती है क्या हुआ जिंगयाओ क्या बात है। और फिर वो चौंकती हुई कहती है क्या डैड की हालत खराब हो चुकी है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, रुको मैं अभी वहाँ आती हूँ। फिर यान फूजिनचेन से कहती है फूजिनचेन माफ करना मेरे डैड की हालत अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो मुझे तुरंत वहाँ पर जाना होगा। अब फूजिनचेन कहता है ठीक है यान मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और यान एंटर होती हुई कहती है डैड को क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि डैड की बॉडी से पूरा जहर बाहर आ चुका है। तब मिंगजियाओ कहता है हाँ तब मैंने सही कहा था, तब उनकी बॉडी से पूरा जहर निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दोबारा जहर खाया है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और गाउसिया चाहती थी कि वो तुरंत ही मर जाए, लेकिन हमने तब भी उनकी बॉडी से ये जहर निकाल लिया है, लेकिन इससे उनकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसलिए अब तुम लोगों को कोशिश करना है कि उनका मूड सही रहे और उन्हें कोई भी टेंशन नहीं देना है जिससे उनकी जान पर बनाए। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या उनका मूड सही रखना है, इसका ये मतलब है कि हम उनको ज्यादा भावुक नहीं होने दे सकते। और फिर मिंगजियाओ कहता है अभी तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमको उनकी अच्छी तरह से जांच करने के लिए उनको कुछ समय हॉस्पिटल में ही रहना होगा और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए इसके लिए यही सही रहेगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम तुरंत ही उनका इलाज कर सकते हैं। और फिर जिंगयाओ रोती हुई कहता है क्यों मॉम ने ऐसा क्यों किया। और फिर यान कहती है गाउसिया के साथ क्या चल रहा है, क्या जूरी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तब फूजिनचेन कहता है कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी खत्म हो ही गई है और इस बार गाउसिया को कड़ी सजा मिलेगी। और फिर फूजिनचेन कहता है वैसे वो तुम्हें देखना चाहती है। तब जिंगयाओ हैरानी से कहता है क्या मुझे। और फिर यान गुस्से से कहती है तुम उसे देखने जाओ जिंगयाओ, इसी के साथ साथ मुझे भी उससे बात करनी है। और फिर सीन शिफ्ट तरह जिंगयाओ गाउसिया से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है। ऑफिसर जिंगयाओ से कहता है हाँ ठीक है तुम उससे मिल सकते हो, लेकिन समय का ध्यान रखना। और गाउसिया जिंगयाओ को देख उससे कहने लगती है जिंगयाओ आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, और तुम्हारा ये एक्सप्रेशन क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। तब जिंगयाओ कहता है तुमने डैड को जहर दे दिया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये सब कर लेने के बाद तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुमको याद करूंगा। तब गाउसिया कहती है बेवकूफ लड़के, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम हो जाएंगी, और वैसे भी यान उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है अरे नहीं वो फिर बच गया। और जिंगयाओ गाउसिया से कह रहा होता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे डैड है, और इसके अलावा वो तुम हो जो कि मेरा इस्तेमाल कर रही है। जब मैं जापान में था तब मुझे सब कुछ बातें पता चल गई थी। तब गाउसिया कहती है जिंगयाओ ये सब जो कुछ भी मैंने किया है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, और अब तुम जाओ और जाकर लिनयान को ढूंढो जिसने मेरे खिलाफ ये सब साजिश रची है। तब जिंगयाओ कहता है क्या तुम्हारा मतलब उस व्यक्ति से है जो कि मुझे बार में मिला था, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ मॉम। तभी यान वहाँ पर आती हुई कहती है गाउसिया तुम्हारी ये स्टेटमेंट के लिए शुक्रिया, और तुमने बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी करी है, और वैसे भी लिनयान तुमको नहीं छोड़ने वाला, और अब गाउसिया तुम्हें कम से कम 20 साल की सजा होगी, और अब बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो कि तुम जेल में कैसे समय बिताओगी। और फिर गाउसिया चिल्लाती हुई कहती है तुमको ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है, और सुनो जिंगयाओ ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया था। तब जिंगयाओ गुस्से से कहता है मैं सही गलत को जानता हूँ, और अब तुम मेरी मॉम नहीं हो, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी पाप किए हैं उसका एहसास आपको जेल में हो जाएगा। और ये कहते हुए जिंगयाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं गाउसिया उसकी ये सब बातें सुन कांपती हुई नीचे गिर जाती है और कहती है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिर यान जजमेंट के पेपर दिखाती हुई कहती है गाउसिया डैड और मैंने हमेशा तुमको हमारे परिवार का एक सदस्य माना है, लेकिन तुम हमेशा से ही हमें नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, और गाउसिया अब तुम अपना सब कुछ खो चुकी
हो। उसकी ये बातें सुन गाउसिया हंसती हुई कहती है, क्या मैंने अपना सब कुछ खो दिया? नहीं, वो तुम हो जो कि अपना सब कुछ खो दोगी। मैं पूरे परिवार को अपने साथ ले जाऊंगी, बस तुम अब देखती जाओ। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहीं यान उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है, सच में वो कितनी ज्यादा निराश है। और फिर यान जेल से बाहर आ जाती है और कहती है, फूजिन चेन। अब फूजिन चेन कहता है, यान यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? अब यान कहती है, फूजिन चेन मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बुरे काम करने के बावजूद भी वो इतनी अहंकारी कैसे हो सकती है। और फिर फूजिन चेन यान को गले लगाते हुए कहता है, यान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसको अपनी कर्मों की सजा मिलकर ही रहेंगी। फिर यान कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो और मुझे उम्मीद है कि डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और जियाओ जियाओ और मैं बारी बारी से हॉस्पिटल जाकर उनकी देखभाल करेंगे। और लकीली ये अच्छी बात है कि डैड ने जियाओ जियाओ को कंपनी में काम करने के लिए कहा। फिर फूजिन चेन कहता है, लगता है कि हमारी शादी की तारीख को और डिले करना पड़ेगा। मैं आज पार्टी में हम दोनों की शादी की तारीख की घोषणा करने जा रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसे डिले करना होगा। ये सुन यान उससे कहती है, फूजिन चेन तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सब कुछ खराब कर दिया ना। और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, नहीं यान, मैं नहीं चाहता था कि तुम शादी की बात को लेकर परेशान हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं अनाउंसमेंट करूँ तुम उस दिन खुश रहो। फिर यान कहती है, फूजिन चेन तुम काफी समय से शादी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया, माफ कर देना मुझको। तब फूजिन चेन कहता है, कोई बात नहीं यान, हम सबसे पहले हनीमून पर जा सकते हैं, मैंने टिकट बुक कर ली है। और वैसे भी यान, हम शादी करे या ना करे तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो, और अब चलो घर चलते हैं। और फिर यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, वो हमेशा ही सबसे पहले मेरे बारे में सोचता है। और फिर यान उससे कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहती है, हाँ वो सही कह रहा है, अब मेरे पास एक घर है जहाँ पर मैं आराम कर सकती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में यान जिंगियाओ से चिल्लाती हुई कह रही होती है, जिंगियाओ मैंने सुना कि डैड गुस्से से कंपनी में बेहोश हो गए। फिर जिंगियाओ कहता है, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कंपनी जाने पर जोर दिया और वो कंपनी गए और उनका बोर्ड मेंबर से झगड़ा हो गया। अब यान चिल्लाती हुई उससे कहती है, आखिरकार तुम्हें कैसे नहीं पता चला, तुम कंपनी के प्रभारी हो, आखिरकार तुम इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते? जिंगियाओ कहता है, अगर मेरे पास कोई समाधान होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। और ये कहकर वो उस वार्ड से बाहर चले जाता है। अपने सामने फूजिन चेन को देख उससे कहने लगता है, वो अभी इस वक्त अंदर है। फिर फूजिन चेन कहता है, हाँ मुझे पता है, और मुझे तुम ये बताओ कि कंपनी में आखिरकार चल क्या रहा है? फिर जिंगियाओ कहता है, मेरी मॉम गाउसिया ने कंपनी को बर्बाद करने के लिए अपने रिश्तेदारों का सहारा लिया है और कंपनी के पैसे को गायब कर दिया है, और इस वक्त वो अभी जेल में है और हमारी कंपनी पैसों की कमी के कारण जूझ रही है, और मैं ये बात नहीं जानता कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। और फिर फूजिन चेन गुस्से में उससे कहता है, सच में तुम किसी काम के नहीं हो। जिंगियाओ कहता है, तुम्हें मुझे बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है। और तभी अचानक एक जोरदार साउंड आता है और आवाज सुनते ही फूजिन चेन मन में कहने लगता है, ये किस तरह का साउंड था, क्या हुआ? और फिर फूजिन चेन वार्ड के अंदर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यान क्या हुआ? और वहीं यान कह रही होती है, डैड आखिरकार आप जाग ही गए। और डैड चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, मेरा फोन कहाँ पर है? यान मेरा फोन उठाओ, मुझे कंपनी को बचाने के लिए क्लाइंट से बात करनी होगी। फिर यान रोती हुई कहती है, नहीं डैड, अभी आप बीमार है और आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। उसके डैड कहते हैं, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई पर भरोसा नहीं कर सकता, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारी कंपनी अभी मुसीबत में है, तो क्या यान तुम इस कंपनी को संभालोगी? तब यान कहती है, ठीक है डैड, मैं कंपनी को टेक ओवर कर लेती हूँ जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। और फिर फूजिन चेन यान के पास आकर उसके संभालते हुए कहता है, देखो वो अब जाग चुके हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, यान तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं यान रोती हुई कह रही होती है, डैड। और हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ फूजिन चेन यान को जैकेट पहनाते हुए उससे कह रहा होता है, यान तुम इन दिनों बहुत ही ज्यादा थक चुकी हो, तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। फिर यान उससे कहती है, फूजिन चेन। तब वो कहता है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ यान, तुम चिंता मत करो। और फिर यान मन में कहने लगती है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और वो मेरे साथ ही 3 दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में है। और फिर यान उससे कहती है, फूजिन चेन मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जा सकी। और फिर वो मन में कहने लगती है, पहले ही हम दोनों को शादी करने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अब मैं हनीमून पर भी उसके साथ नहीं जा सकी, और वो ये सब चीजों की प्लानिंग कब से कर रहा था। और यान की बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है, वो इतने दिनों से ठीक से सो
भी नहीं पा रही है और उसका वजन भी कम हो चुका है। हवा का एक झोंका भी आएगा तो वो उड़ जाएंगी। और फिर वो उससे कहता है, यान क्या तुमने इन दिनों ठीक से खाना नहीं खाया क्या? तब यान हैरानी से कहती है, तुम अचानक इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? अब फूजिन चेन कहता है, क्योंकि यान अब खाना खाने का समय हो चुका है, चलो अब खाना खाते हैं। फिर वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और एक लड़की खाना लाने लगती है। और फिर यान कहती है, फूजिन चेन अभी हमारी कंपनी संकट में है तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तब फूजिन चेन कहता है, अभी हम पहले खाना खा लेते हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे यान। अब यान कहती है, लेकिन। और फिर तभी फूजिन चेन यान का हाथ पकड़ती हुए उससे कहता है, यान मैं अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तभी तुम्हारी कंपनी तेजी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, तुम्हारी कंपनी ने अपना सारा पैसा खो दिया है। भले ही मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन तब भी तुम्हारी कंपनी डूबने का खतरा रह सकता है। और फिर वो मन में कहने लगता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जब यान कंपनी को टेक ओवर कर ले और उसके बाद अगर कंपनी डूब गई तो सभी लोग यान को दोष ना दे। फिर यान हैरानी से कहती है, क्या कंपनी डूब जाना? और फिर वो मन में कहने लगती है, कंपनी मेरे डैड के लिए सब कुछ है और अगर मैं कंपनी को नहीं बचा सकी तो डैड के साथ साथ सभी लोग मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। और फिर यान कहती है, फूजिन चेन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि डैड की इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए, तो बताओ फूजिन चेन मुझे अब क्या करना चाहिए? तब फूजिन चेन कहता है, यान ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तब यान कहती है, लेकिन तब भी मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। उसकी सब बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जिद कर रही है तो मैं अब और कुछ नहीं कह सकता। फिर फूजिन चेन कहता है, ठीक है यान, मुझे से जितनी ज्यादा मदद हो सकेंगी मैं उतनी ज्यादा तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है। अब यान हैरानी से कहती है, तुम्हारी क्या शर्त है फूजिन चेन? अब फूजिन चेन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, यान मुझे उम्मीद है कि हम तीसरे महीने में हनीमून पर जा सकेंगे और मुझे लगता है कि 3 महीने तुम्हारी कंपनी को दोबारा खड़े होने के लिए काफी होना चाहिए। और फूजिन चेन यान के चेहरे को छूते हुए उससे कह रहा होता है, यान मैं बहुत ही लंबे समय से बिजी हूँ तो इसके बदले तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा। तब यान कहती है, फूजिन चेन ठीक है। और फिर तभी फूजिन चेन यान को किस करने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ यान और फूजिन चेन एक प्लेन में होते हैं, जहाँ पर यान लैपटॉप पर काम कर रही होती है और वहीं फूजिन चेन उसे इस तरह काम करता देख गुस्से से आग बबूला होते हुए मन में कह रहा होता है, क्या वो ये बात नहीं जानती है कि इस तरह काम करने से उसकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और इसी के साथ साथ वो मुझे अनदेखा भी कर रही है। और फिर फूजिन चेन लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, यान हम दोनों हनीमून पर है और तुम अभी भी काम कैसे कर सकती हो? और उसे ऐसा करता देख यान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, फूजिन चेन। उसकी आंखों में आंसू देख फूजिन चेन मन में कहने लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और फिर वो कहता है, अभी तुम्हारे डैड की हालत स्थिर है और इसी के साथ साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जियाओ जियाओ भी तुम्हारी इसमें हेल्प कर रहा है, तो फिर तुम अभी भी इतनी ज्यादा बिजी क्यों हो? और फिर यान हाथ जोड़ती हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दो फूजिन चेन, लेकिन मैं जियाओ जियाओ पर सारा काम नहीं थोप सकती। वैसे भी ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसे मैंने लगभग पूरा कर ही लिया है। और फिर फूजिन चेन यान को अपने पास बिठाते हुए कहता है, वैसे यान तुम इस पर 2 घंटे से काम कर रही हो और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? फिर यान उसे कन्विंस करते हुए कहती है, फूजिन चेन क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? फिर फूजिन चेन कहता है, हम दोनों एक ही सीट पे है और ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। फूजिन चेन कहता है, हाँ जरूर यान। तब यान कहती है, देखो जब गाउसिया कंपनी में थी तो उसने एक कंपनी खरीदी थी जिसके कारण हमारी कंपनी को घाटा हुआ और इसीलिए हम उस टूर कंपनी को बचाने के लिए शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के टारगेट्स अमीर लोग हैं जो कि ज्यादा पैसा देने को तैयार है घूमने के लिए, इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट की मदद के लिए एक सलाहकार की जरूरत है। कि ये सब बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगती है, अभी उसे कंपनी संभाले हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और उसने पहले से ही अपना बिजनेस मोड ऑन कर लिया है और उसका ये आत्मविश्वास उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। और फिर फूजिन चेन यान को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, देखो यान, अगर मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगी? उसे ये सब करता देख यान हैरान हो जाती है और फिर वो उससे कहती है, फूजिन चेन अभी हम प्लेन में हैं। अब फूजिन चेन कहता है, यान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। और फिर फूजिन चेन यान के कानों को बैठ करते हुए कहता है, यान क्या मैं? उसे ऐसा करता देख यान कांपते हुए कहती है, रुक जाओ फूजिन चेन। अब फूजिन चेन कहता है, यान मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। और वहीं यान हाँफते हुए मन में कहने लगती है, फूजिन चेन की खुशबू मुझे घेर रही है
और फूजिन चेन यान की ड्रेस की जिप खोलती हुए कहता है, यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और उसे ऐसा करता देख यान चौंक जाती है और फिर वो उससे कहती है, रुक जाओ हनी, प्लेन पे ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर फूजिन चेन कहता है, यान बस मुझे थोड़ी देर तुम्हारी बॉडी को अप्रिशिएट करने दो। और फिर यान ब्लश करती हुए कहती है लेकिन, और फिर वो मन में कहने लगती है, उसके हाथ आगे की तरह गर्म है और अब मुझे भी बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। और फिर यान कहती है, प्लीज फूजिन चेन मुझे परेशान करना बंद करो और मेरी मदद करो। और फिर फूजिन चेन मन में कहने लगता है, क्या उसे इस बात का अंदाजा भी है कि वो इस वक्त कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और फिर फूजिन चेन कहता है, देखो यान वो तुम हो जिसे इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। वहीं यान मन में कहने लगती है, सच में वो मुझे पागल कर देगा। और फिर फूजिन चेन उसकी ड्रेस की जिप खोलती हुए कहता है, यान तुम मुझे कसकर पकड़ लो। और यान कहती है, फूजिन चेन। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में एक विला दिखाया जाता है जहाँ पर यान शावर लेकर आ जाती है और फूजिन चेन से कहती है, एयरपोर्ट पे तो हमारे साथ सर्वेंट थे, लेकिन वो यहाँ पर क्यों नहीं है फूजिन चेन। फिर फूजिन चेन कहता है, यान मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो लोग खाना परोसते हैं तो ये तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। और इस आइलैंड पर सिर्फ हम दोनों हैं और यहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा और हम अच्छे से यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और फिर यान कहती है, तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो। और फिर फूजिन चेन कहता है, यहाँ पर आओ यान, मैं तुम्हारे बालों को सुखाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अब यान कहती है, हाँ ठीक है। फिर तभी यान को एहसास होता है और वो मन में कहने लगती है, अरे नहीं, वो धीरे धीरे मेरे करीब आते जा रहा है और ये क्या वो है, आखिरकार वो करना क्या चाहता है। फिर यान उससे दूर होकर हिचकिचाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, जाओ और जाकर शावर ले लो। फूजिन चेन कहता है, शावर लेने के बाद मैं दोबारा इसे ट्राई करूंगा क्योंकि मैं फ्लाइट में पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये बात सुन यान ब्लश करती हुई कहती है, क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, बस बहुत हो गया, रुक जाओ और जाकर शावर ले लो। तो फूजिन चेन कहता है, हाँ ठीक है। और ये कहकर फूजिन चेन शावर लेने चले जाता है। और फिर यान लैपटॉप ओपन करते हुए रोने लगती है और मन में कहती है, आखिरकार अब मुझे काम करने का समय मिल ही गया। तभी जियो जियो का मैसेज आता है और वो कहती है, यान तुमने अपने अकाउंट का नाम चेंज क्यों किया। और फिर गुस्से में वो कहती है, तुम जल्दी बताओ यान, आखिरकार फूजिन चेन ने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारा फोन 3 घंटे से बंद क्यों था। अब यान कहती है, वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका था और इतने सवाल करना बंद करो जियो जियो। फिर वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं और यान कहती है, जियो जियो मैं टूरिस्ट रूट को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। अब जियो जियो कहती है, ठीक है यान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि वैसे युनलाई होटल चू परिवार का है, इसीलिए चू यिंगिंग के साथ उन्हें हमारे साथ सहयोग नहीं करना है और तुम तो पहले से ही जानती हो कि यिंगिंग हमसे नफरत करती है। और फिर यान कहती है, युनलाई एक सुपर होटल है जहाँ पर लोग खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, खेल सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं और अभी के हिसाब से चू परिवार हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्टनर है और मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती। और वैसे भी यिंगिंग कोई बेवकूफ नहीं है। उसकी ये बातें सुन जियो जियो कहती है, यान जो तुमने अभी कहा, क्या उस पर तुम्हें पूरा भरोसा है। अब यान रोती हुई कहती है, नहीं। और फिर जियो जियो कहती है, यान मेरे पास एक और तरीका है, तुम मास्टर फूजिन चेन को खुद की मदद करने के लिए क्यों नहीं कहती। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि चू परिवार हमेशा फूजिन चेन के साथ सहयोग करना चाहेगा। अब यान उससे कहती है, नहीं। और फिर वो मन में कहने लगती है, फूजिन चेन ने कंपनी को संभालने में मेरी मदद की है और इसके अलावा चू परिवार ने ही उसे नशीला पदार्थ दिया था। और फिर यान उससे कहती है, जाओ जाओ, सबसे पहले तुम चू परिवार से बात करो, अगर वो लोग मना कर देते हैं तो हम प्लान बी पर काम करेंगे। जियो जियो कहती है, ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ, मिलते हैं फिर। और फिर कुछ देर बाद एक मैसेज आता है, उन लोगों ने मना कर दिया। वो कहती है, तो फिर ठीक है, कोई दूसरे होटल से कांटेक्ट करो। तब जियो जियो कहती है, ठीक है बॉस। और फिर यान मन में कहने लगती है, सच में गाओसिया ने हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है, अगर मैं हमारी कंपनी को बचाने के लिए फूजिन चेन के पैसों का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे टूरिज्म पाने के लिए कोई ऐसी कंपनी को ज्यादा पैसा देना होगा। लेकिन इसके अलावा चू फैमिली होटल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, अगर मैं कोई दूसरी कंपनी के साथ काम करती हूँ लेकिन तब भी मैं चू फैमिली तक नहीं पहुँच पाऊंगी। और इसी के साथ साथ मुझे चू यिंगिंग की तोड़फोड़ से भी सावधान रहना होगा। और अगर ये सब चीजों के बारे में फूजिन चेन को पता चल जाएगा तो उसे इस बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ फूजिन चेन और विंगर कॉल पर बात कर रहे होते हैं और विंगर फूजिन चेन से कहता है, हाँ ये बुरा नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस होटल है और इसी साल
दरअसल उन्होंने ट्रेवल कंपनी के साथ डील भी साइन की है। फूजिन चेन उससे कहता है हाँ मैं इससे सहमत हूँ। उसकी ये बातें सुन विंगर चौंकते हुए कहता है क्या ही बकवास है, आपने तो उन्हें कई बार ठुकराया है और क्या इसका रीजन एटलांटिक्स है। तब फूजिन चेन कहता है हाँ, और किसी ने चोरी छुपे ये खबर जियो जियो तक पहुँचा दी। अब विंगर कहता है तो बॉस आप अपनी वाइफ को बोली क्यों नहीं जीतने देते, इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर फूजिन चेन फोन में यान की फोटो देखते हुए कहता है नहीं वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, अगर मैं उसे आसानी से जीतने दूंगा तो उसे इस बात का पता चल जाएगा, और वैसे भी मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो इससे जरूर जीत जाएंगी। और फिर वो मन में कहने लगता है क्योंकि आखिरकार वो यान है। फूजिन चेन की ये सब बातें सुन विंगर मन में कहने लगता है सच में मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यान का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और हैरानी से कहती है हेलो जियो जियो, क्या एटलांटिक्स। अब जियो जियो कहती है हाँ, उस सुपर होटल में लेजेंडरी एटलांटिक्स थीम है और उसमें देश का सबसे बड़ा वाटर पार्क और एक्वेरियम है और उसकी टिकट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर यान मन में कहने लगती है और इसलिए उन लोगों ने बिडिंग की न्यूज दी, अगर मैं बोली जीत जाती हूँ तो कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर यान उससे कहती है तो हमें उस बोली में हिस्सा लेना ही होगा जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर जियो जियो कहती है तो फिर यान तुम तैयार हो जाओ क्योंकि एटलांटिक्स की बोली बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर यान कहती है चिंता मत करो जियो जियो, अब जबकि मुझे ये मौका मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे जीत सकती हूँ। फिर वो मन में कहने लगती है वंडरफुल, अब मैं ये बात फूजिन चेन को बताने जा रही हूँ। फिर जियो जियो कहती है तो फिर अब हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब यान कहती है हाँ, और फिर यान वॉशरूम के पास जाती हुए मन में कहने लगती है अंदर से कोई शावर की आवाज नहीं आ रही है, आखिरकार वो क्या कर रहा होगा। मैं अचानक से गेट खोलूंगी जिससे वो डर जाएगा। फिर यान तुरंत गेट खोलती है और चलाते हुए कहती है फूजिन चेन फ्रीज। और फिर फूजिन चेन तौलिया लपेटते हुए हैरानी से कहता है यान आखिरकार ये सब क्या है। वहीं यान उसे इस तरह देख ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है हालांकि मैंने उसकी बॉडी को कई बार देखा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, और क्या ये सब मेरी वजह से है। और फिर यान उससे कहती है फूजिन चेन आखिरकार तुम यहाँ नेकेड क्यों हो। तब फूजिन चेन उससे कहता है यान मैं शावर ले रहा था तो मैं बेशक नेकेड ही रहूंगा ना। और फिर तभी यान की नजर बाजू में पड़ती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कहती है अरे नहीं ये यहाँ पर मैंने इसे अभी अभी उतारा था और मैं इसे यहाँ भूल गई। और यान हिचकिचाते हुए कहती है तुम शावर को एंजॉय करो, अब मैं चलती हूँ। फिर फूजिन चेन उससे कहता है उसे छुपाना बंद करो, मैंने पहले ही उसे वॉश कर दिया है। अब यान ब्लश कर हिचकिचाते हुए उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा काम है। तब फूजिन चेन सीरियसली उससे कहता है अभी हमारे पास कोई मेड नहीं है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सारे कपड़े में ही धोऊंगा ना। और तभी फूजिन चेन उसके हाथ से वो छीनते हुए कहता है अब ये पूरी तरह से साफ है, तुम इसे गंदा मत करो, और ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ किया है और मैं ये सब बहुत ही लंबे समय से करता आ रहा हूँ। तभी यान चिल्लाती हुई उससे कहती है बस उसके साथ खेलना बंद करो फूजिन चेन। अभी फूजिन चेन उससे कहता है यान शर्माना बंद करो, वैसे भी पूरा जीवन हम दोनों एक साथ बिताने वाले हैं। तब यान उससे कहती है फूजिन चेन। और फिर फूजिन चेन यान को अपने पास खींचते हुए कहता है और मैं पहले ही तुमको नेकेड देख चुका हूँ और तुम्हारी ये ब्रा धोना कोई बड़ी बात नहीं है। यान कहती है फूजिन चेन बस करो, इससे मुझे इचिंग होती है। और फिर फूजिन चेन उसके और क्लोज जाते हुए कहता है क्या सच में। और तभी यान मन में कहने लगती है मुझे अचानक इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। और फिर यान उससे कहती है फूजिन चेन ये सब रोक दो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और वहीं फूजिन चेन उसे इस तरह देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है अगर प्लेन में मैंने उसके साथ वो सब नहीं किया हुआ होता तो मैं अभी नहीं रुकता। फिर वो उससे कहता है ठीक है यान, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, कहो तुम्हें क्या कहना है। अब यान उससे कहती है अटलांटिक्स के लिए बोली लग रही है और ये हमारे पास एक अच्छा मौका है। अब फूजिन चेन हैरानी से कहता है वो तो एक सुपर होटल है ना। अब यान उससे कहती है हाँ, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है। तब फूजिन चेन उससे नजर चुराती हुई कहता है हाँ, मैं उस कंपनी को जब से जानता हूँ जब मैं कॉलेज में था। उसकी ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं उस होटल के बारे में फूजिन चेन से जान सकती हूँ। फिर वो उससे कहती है हनी, क्या तुम मुझे उस होटल के बारे में कुछ बता सकते हो। तभी फूजिन चेन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है क्या तुम जानना चाहती हो। फिर वो मन में कहने लगता है सच में वो जब भी मुझसे मदद मांगती है तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और फिर वो उससे कहता है उनका बिजनेस किस तरह चल रहा है, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। और फिर यानो से गले लगाती हुई कहती है प्लीज फूजिन चेन, मुझे चिढ़ाना बंद करो और तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए।
बताइए प्लीज हनी। और फिर फूजिनचेन मन में कहने लगता है क्या उसे पता है कि वो क्या मांग रही है। और फिर फूजिनचेन यान को दीवार की ओर धकेलते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों को आज दोपहर में बाहर जाने का समय नहीं मिलेगा। और फिर फूजिनचेन यान की ड्रेस ऊपर करते हुए कहता है चलो यान इस पर रिसर्च करे और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और यान इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर यान ब्लश करती हुए उससे कहती है फूजिनचेन रुक जाओ अभी हम वॉशरूम में हैं। और तभी फूजिनचेन उसे किस करने लगता है और वहीं यान मन में कहती है उसके लिप्स बहुत ही ज्यादा हॉट है और वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और वो हर चीज पर हावी होना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर यान मन में कह रही होती है वो अभी तक सो रहा है। और यान फूजिनचेन के चेहरे को छूते हुए मन में कहने लगती है उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा गर्म है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। वो बिल्कुल एक टीनेज बॉय जैसा दिखता है। और तभी फूजिनचेन यान को कसकर पकड़ती हुए कहता है यान। और तभी यान चौंकती हुए मन में कहने लगती है वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो हमेशा ऐसा ही करता है। फिर वो उससे कहती है रुको फूजिनचेन हम नहीं कर सकते। और फिर यान पुरानी बातें याद करते हुए ब्लश करने लगती है और मन में कहती है मैं 3 दिनों से बेड से बाहर नहीं निकली हूँ, सच में मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है और अब वो मुझे और ज्यादा नहीं बहका सकता, अब मुझे जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होकर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन सोकर उठ जाता है और यान कहती है फूजिनचेन तुम जाग गए। और वहीं फूजिनचेन की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा निशान होते हैं और वो हैरानी से कहता है यान तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। और उसके शरीर पर वो निशान देख यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है उसके शरीर पर ये निशान देखकर मुझे वो सब बातें याद आ रही है। फिर तुरंत यान पीछे घूमन में कहने लगती है छोड़ो भी मैं खुद ही बाहर जाऊंगी और मजे करूंगी। और उसे ऐसा अचानक पीछे घूमता देख फूजिनचेन को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो यान को अपने पास खींचते हुए कहता है यान तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो गया, ऐसे भी मत बनो, तुमने कई बार मुझे नेकेड देखा हुआ है और ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सेक्सी हूँ। और फिर यान खड़ी होती हुई कहती है तुम। और तभी यान लड़खड़ा जाती है और फूजिनचेन उसे बचाते हुए कहता है यान ध्यान से। और वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और यान मन में कहने लगती है इस वक्त वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं उसका विरोध नहीं कर सकती, लेकिन बात ये है कि वो फिर से खड़ा हो जाता है और अब मुझे उसे शांत करना होगा। फिर फूजिनचेन उससे कहता है यान क्या तुम उसे महसूस कर सकती हो। फिर यान उससे कहती है चलो भी फूजिनचेन बाहर चलते हैं और जाकर मजे करते हैं। अब फूजिनचेन कहता है लेकिन यान हम अभी भी बेड पर सो सकते हैं। तब यान कहती है लेकिन अब मैंने ड्रेस पहन ली है और अब मैं समुद्र तट पर जाना चाहती हूँ। और फिर वो उससे बड़े प्यार से कहती है प्लीज फूजिनचेन। और उसे इस तरह देख फूजिनचेन भी ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। तो फूजिनचेन उससे कहता है चलो ठीक है। और ये सुन यान खुश होती हुई कहती है सच में फूजिनचेन तुम बेस्ट हो। और फिर फूजिनचेन कहता है अब जबकि यान मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए ना। तब यान हैरानी से कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तब फूजिनचेन कहता है मेरा मतलब है कि। और फिर तुरंत वो उसे किस करने लगता है। फिर फूजिनचेन कहता है चिंता मत करो यान, ये अभी भी जल्दी है, हम बाद में भी बाहर जा सकते हैं और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो यान। और फिर यान कांपती हुई कहती है सच में फूजिनचेन तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। और तभी यान को एहसास होता है और यान चिल्लाने लगती है और फिर फूजिनचेन कहता है यान मेरा नाम लो। तब यान कहती है फूजिनचेन और फिर फूजिनचेन उसे किस करने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें समुद्र तट पर दिखाई जाती है जहाँ पर वो समुद्र को देखती हुए कह रही होती है इस तरह समुद्र तट पर बैठकर जूस पीना सपना सच जैसा होना है ना फूजिनचेन। और फिर वो बाजू में देखती है जहाँ पर फूजिनचेन नहीं होता और हैरानी से मन में कहने लगती है वो कहाँ गया, अभी अभी तो वो यहीं पर था। और यान हैरानी से कहती है पपी। और वो पपी यान की ड्रेस खींच रहा होता है और फिर यान कहती है या तुम मुझे फूजिनचेन के पास ले जाओगे। और फिर वो पपी भौंकती हुए आगे बढ़ने लगता है और यान कहती है रुको मैं आ रही हूँ। और फिर यान एक जगह पे पहुँचती है और हैरानी से कहती है फूजिनचेन। फिर फूजिनचेन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है यान यहाँ पर आओ। और फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है वाह ये फूल कितने ज्यादा सुंदर है, वैसे फूजिनचेन तुमने ये सब तैयार कब किया। और फिर फूजिनचेन उसके बालों में फूल लगाते हुए कहता है यान मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ, हालांकि हमारी औपचारिक शादी को स्थगित करना पड़ा लेकिन फिर भी चलो यान यहाँ पर हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसकी ये बात सुनते ही यान कहती है फूजिनचेन और फिर वो मन में कहने लगती है अच्छा अब मुझे पता चला कि वो हर वक्त हमारी शादी के ही बारे में सोचता रहता था। और फिर फूजिनचेन कहता है हालांकि यहाँ पर कोई गवाह नहीं है
और मैंने अंगूठी तैयार की है यान, देखो इसे। और फिर यान उस अंगूठी को देख कहने लगती है, हीरे की अंगूठी, हीरा तो अनंत प्यार को रिप्रेजेंट करता है। और फिर फूजिनचेन ब्लश करते हुए कहता है, यान ये अंगूठी तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को दर्शाती है। और फिर यान ब्लश करते हुए कहती है, फूजिनचेन तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार इस हीरे की तरह साफ है। और फिर फूजिनचेन नीचे बैठते हुए कहता है, यान तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार, और क्या यान तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तब यान कहती है, हाँ बिल्कुल फूजिनचेन, मैं तुमसे शादी करूंगी। और तुम अमीर हो या गरीब, तुम स्वस्थ हो या बीमार, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। उसकी ये सब बातें सुन फूजिनचेन ब्लश करते हुए कहता है, यान। और फिर वो यान को वो अंगूठी पहना देता है और यान कहती है, फूजिनचेन तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार, इस लाइफ में मुझको तुम मिले और तुम्हारा ये प्यार सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुम भी मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। और फिर वो उसे किस करते हुए मन में कहने लगता है, यान मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। और जब हम दोनों के बच्चे होंगे तो हम एक बच्चे के ग्रुप से घिरे हुए होंगे और हम दोनों की एक खुशहाल फैमिली होंगी। और फिर सीन शिफ्ट तो हमें 15 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ फू ग्रुप में एक लोग कह रहे होते हैं, देखो देखो मास्टर फूजिनचेन और मिसेस यान सुर्खियों में हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है, ये तो मिस यान है और मैंने सुना है कि उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। दूसरा व्यक्ति कहता है, वैसे आखिरकार फूजिनचेन बहुत ही ज्यादा अमीर है और आखिरकार वो उस जैसी लड़की को क्यों ही पसंद करेगा। और फिर दूसरे व्यक्ति कहता है, कहीं उसने ऐसा इसलिए तो नहीं किया ताकि वो अमीर लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़प सके। और वहीं फूजिनचेन उनकी ये सब बातें सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर विंगर कहता है, बॉस न्यूज में छपा है कि यान एक ऐसी लड़की है जो एक टाइम पर 2 बॉयफ्रेंड को घुमा रही है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो आपके पैसे पा सके। और ये मैगजीन की हेडलाइन है। और फिर फूजिनचेन गुस्से से उससे कहता है, जाओ इसकी जांच करो और मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये अफवाह कौन फैला रहा है। अब विंगर कहता है, यस बॉस। और हमें यान ग्रुप दिखाया जाता है जो कि यान की कंपनी है। और वहाँ पर जियो जियो चिल्लाती हुई कह रही होती है, ये वो सब अकाउंट है जो कि यान और फूजिनचेन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं और हमें इन लोगों को वार्निंग भेजना चाहिए। और तभी वहाँ यान आती हुई कहती है, मैं एक वकील की मदद लेती हूँ और उन सभी को नोटिस भिजवाती हूँ। फिर जियो जियो हैरानी से कहती है, यान तुम वापस आ गई। और फिर यान उससे कहती है, जियो जियो हाल ही में जो तुमने मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जियो जियो कहती है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि इन अफवाहों के कारण कहीं हमारे प्रोजेक्ट पर कोई असर ना पड़े। और फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है, जियो जियो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है और हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है। और फिर यान किसी को कॉल करती है और गुस्से में कहती है, हेलो क्या तुम लियान के बारे में कुछ अश्लील बातें जानना चाहोगे? अपने दुश्मन से बदला लेने का ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सामने से व्यक्ति कहता है, हाँ मैं जानना चाहूंगा। लियान कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुमको सबसे पहले कुछ फोटोज भेज देती हूँ, लेकिन और फोटोज के लिए तुमको मुझे पे करना होगा। सामने वाला पर्सन कहता है, बस इतनी ही फोटो, लेकिन इनमें से कोई भी रोमांचक फोटो नहीं है। फिर यान कहती है, तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें वो फोटोज देखनी चाहिए जिस फोटो में लियान यान की सौतेली माँ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर सामने वाला पर्सन कहता है, ठीक है, तो फिर तुरंत तुम अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो, मैं तुरंत तुमको पैसे भेजता हूँ। और फिर फोन कट हो जाता है और यान मन में कहने लगती है, मुझे वो बोली जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये अफवाह किसने उड़ाई, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में फूजिनचेन को देखते हैं जो कि लैपटॉप पे कुछ करते हुए मन में कह रहा होता है, अभी पूरे इंटरनेट पर लियान और यान की सौतेली माँ की फोटोज ट्रेंड कर रही है और अब बस कुछ ही घंटे बाद लियान पर बहुत ही ज्यादा सवाल उठने लगेंगे। और अब यान ये सभी चीजों से निपटना सीख चुकी है और अब वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी हो गई है। और अब दोपहर हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि वैसे यान अभी क्या कर रही होंगी। और वहीं बाजू में खड़ा विंगर रोते हुए मन में कह रहा होता है, बॉस 1 घंटे से फाइल चेक कर रहे हैं, अगर उनको सच में अपनी वाइफ की इतनी ज्यादा चिंता है तो वो उनसे डायरेक्ट फोन कर बात क्यों नहीं कर लेते, काय को 1 घंटे से वो उनकी फोटोज देख रहे हैं। और फिर फूजिनचेन उससे कहता है, विंगर इस फाइल पर दाग है, मुझे दूसरी फाइल दो। अब वो कहता है, यस बॉस। और फिर फूजिनचेन मन में कहने लगता है, ये दोपहर का समय है, मुझे विंगर को यहाँ से दफा करना चाहिए और यान को यहाँ पर बुलाकर उसके साथ खाना खाना चाहिए। और फिर विंगर वहाँ से जाते हुए कहता है, बॉस दोपहर हो चुकी है, क्या आपको अपनी वाइफ की याद नहीं आती? मेरे ख्याल से आपको उनको कॉल कर यहाँ बुला लेना चाहिए और साथ में लंच करना चाहिए। कि ये सब बातें सुनते ही फूजिनचेन गुस्से से उससे
कहता है अपनी बकवास करना बंद करो। और फिर फूजिनचेन यान को वीडियो कॉल करता है और यान सामने से कहती है हेलो फूजिनचेन। अब वो कहता है हेलो यान, वैसे आखिरकार तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो। और गाइस दीदी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाकर से ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।